नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, अगर आम भाषा में बोला जाए तो जो कुर्सी लेवल तक का काम किया गया है, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि किस तरीक़े से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको किस तरीक़े से बीम देना है, कहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल करना है, कॉलम में कितना सरिया लगाते हो, किस तरीक़े से आपको कॉलम का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दो तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, दोनों के बारे में बताऊंगा। साइज़ का डिफरेंट क्यों रखा जाता है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताऊंगा। प्लिंथ हाइट से लेकर जो अब तक का खर्चा आ सकता है आपका इतना काम कराने में, उसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ स्टेप वाइज आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसको पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि उसका साइज़ क्या है। अगर साइज़ बताता हूँ तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए एक आइडिया मिलता है और इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगा आपको सारा चीज़ बताऊँगा। जैसे पहले साइज़ की बात किया जाए तो इसे 30 फीट बाई 50 फीट। अगर स्क्वायर फीट का बात किया जाए, बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता कैसे स्क्वायर फीट निकाला जाता है। तो आप जो इसका लंबाई है और जो इसका चौड़ाई है, अगर उसको आप गुना कर देते हो तो वो जो आता है वो स्क्वायर फीट आपका निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए 30 फीट का इसका फ्रंट है, साइड फीट 50 फीट का इसका साइड व्यू है। अगर 50 को आप 30 से गुना करते हो तो आपका आ जाता है 1500। मतलब 1500 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। और अगर जब आप घर का छत का, बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता है कि छत का नापी किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, जब आप किसी ठेकेदार को काम देते हो तो आपका सिर्फ प्लिंथ बीम तक ही वो नापी नहीं करता है। जब वो आप बिल बनाता है आपका, तो जो आपका छत का नापी होता है, जैसे कि आप बालकनी वगैरह निकालते हो या सामने की तरफ छज्जा निकालते हो, तो वो छत का नापी करते हुए आपसे बिल है वो जोड़ता है। तो इसी तरीके से वो काम करता है। पहले आपका लंबाई को नापता है, फिर वो आपको चौड़ाई को नापता है, उसके बाद दोनों का गुना करते हुए जितना स्क्वायर फीट आता है उसका पैसा वो आपसे लेता है। तो देखिए, अब चलते हैं, आते हैं टॉपिक की तरफ कि यहाँ पे किस तरीके से काम है वो किया गया है और खर्च कितना आया है। 1500 स्क्वायर फीट मैंने बताया, 30 फीट में 50 फीट में ये बनता हुआ घर है। और इस घर में आपको आने वाले दिन में 4 से 5 बेडरूम देखने को मिलेगा, हॉल मिलेगा, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देख सकते हो, वहाँ पे काम किया जा रहा है। और आपको एक छोटा सा पूजा रूम भी देखने को मिलने वाला है। तो पहले देखते हैं कि आखिर किस तरीके से काम किया गया है। प्लिंथ हाइट को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहता है कि कितना ऊँचा प्लिंथ का हाइट रखें, मतलब कुर्सी का जो लेवल है वो ज़मीन के लेवल से कितना ऊंचा रखे। देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करने से पहले आपको देखना होगा कि जो आपके अगल बगल का जो रोड गया हुआ है, वहाँ से जो आपका घर है, वो जो फर्श है उसको कितना ऊपर रखना है। आपको ये ज़मीन से कोई मतलब नहीं, पहले आपको रोड देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो वहाँ से रोड है वो गया हुआ है, बाइक आप देख पा रहे हो। तो वहाँ से जो रोड है, वहाँ से आपको कोशिश करना है कम से कम 3 फीट की ऊंचाई लेने का, क्योंकि 3 से 3.5 फीट का जब आप ऊंचाई प्राप्त कर लेते हो तो आप सेफ जोन में आ जाते हो। क्योंकि जब आपके अगल बगल से जो रोड होता है, मानो 5 साल या 10 साल बाद वो रिपेयर होता है, तो रोड का जो ऊंचाई है वो आपका बढ़ते रहता है। लेकिन आपका घर का ऊंचाई है वो आप जहाँ फर्श बना ली वहीं रहता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है दोस्तों कि आने वाला दिन में 10 से 20 साल के बाद वो रोड कम से कम 1 या 2 फीट ऊंचा हो जाए, तो फिर आपका जो हाइट है वो कम हो सकता है, जो घर का हाइट है उसके अपेक्षा कम हो सकता है। इसलिए आप 3 से 3.5 फीट का ऊंचाई रख लेते हो। तो आने वाला दिन में किसी भी तरह का आपको जो ऊंचाई को लेकर जो सामना करना पड़ता है आपको बहुत सारे घर में, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 3 से 3.5 फीट का ऊंचाई आप ले लीजिएगा। यहाँ पर लगभग 2.5 फीट के आसपास का ऊँचाई है वो लिया गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों, यहाँ पे जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में आप जानेंगे, खर्च जानेंगे। लेकिन सिर्फ अगर मैं आपको खर्च बता देता हूँ, आपको अपने वाला घर, बनने वाले घर के लिए आइडिया कैसे मिलेगा, जब आप काम देखते हो, कॉलम का साइज़ देखते हो, इसके साथ साथ लगा हुआ सरिया देखते हो, तब आपको और अच्छा जानकारी मिल पाएगा और आप अपने बनने वाले घर के लिए रेट एनालिसिस कर पाते हो। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम की बात किया जाए, अगर उस लाइन की बात किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको उस लाइन में कॉलम देखने को मिलता है। इस लाइन में आपको 6 कॉलम मिलता है बीच में। उसके बाद फिर आप इसको इधर देखिएगा तो 5 कॉलम आपको देखने को मिलता है, साथ में सीढ़ी का काम किया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम का बात किया जाए तो 16 कॉलम का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, 5 इस लाइन में, 5 उस लाइन में, बीच में 6 कॉलम। लेकिन जो कॉलम है यहाँ पे 2 तरह का जो कॉलम है उसका निर्माण किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देखिए। आज मैं आप लोग के लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साइड से, अच्छा से आप समझ सकते हो। जैसे कि ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो,
9 इंच बाई 9 इंच का है। आम भाषा में इसे लोग 10 इंच बाई 10 इंच का भी बोल लेते हैं, क्योंकि प्लास्टर के बाद ही 1-1 इंच के आसपास में लगभग दोनों तरफ से बढ़ता है। तो 10 इंच के आसपास में आपको ये इसका साइज़ है वो मिल जाता है। लेकिन एक और यहाँ पे कॉलम है, उसका साइज़ अलग है। लेकिन पहले इसको देखिए कि जो 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम है, यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। देखिए 2 इधर और 2 इधर, चारों सरिया 12 mm का। 8 mm का रिंग के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। बहुत सारे लोग इसे टाई भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये काम किया गया है। रिंग का काम आपने जान लिया है। ये रिंग बंधवाते हो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि एक लाइन पे जो रिंग है, एक जो आपका सरिया है उसमें रिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो हुक है इस सरिया में बांधा हुआ है। यहाँ पे जो हुक बनाया हुआ है, देखिए ये हुक है, ये सरिया में बांधा हुआ है। अगला जो होगा वो उधर बांधा जाएगा, देखिए उधर बांधा गया है। उसके बाद फिर जो अगला होगा वो इधर बांधा गया है। इस तरीके से आप चाहो तो बिल्कुल सामने से बांधना, या फिर उसको घुमाते हैं वो हुक को बांध सकते हो। जैसे एक हुक को यहाँ बांधा आपने, तो उसी हुक को फिर नीचे वाला जो होगा रिंग यहाँ पे नहीं बांधना, आपको फिर अलग बांधना है। इस तरीके से सबको घुमाते हुए उसको बांधा जाता है। यहाँ पे सही काम किया गया है। देखिए कॉलम हो गया। एक और वहाँ पे कॉलम है, देखिए इसका जो साइज़ है वो डिफरेंट है। लगा हुआ जो सरिया है उसका मात्रा भी अलग है, और जो साइज़ है उसका वो भी अलग है। देखिए यहाँ पे 4 सरिया की जगह पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, और 6 सरिया है वो 12 mm का इस्तेमाल यहाँ पे लाया गया है। आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 सरिया है, और 8 mm का टाई के साथ यहाँ पे काम हुआ किया गया है। कॉलम का साइज़ भी यहाँ पे अलग है। 9 इंच पे 12 इंच के कॉलम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए मैं आपको घुमा देता हूँ। 6 सरिया के साथ 9 इंच पे 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो आखिर ये जो कॉलम का साइज़ है वो क्यों डिफरेंट रखा गया है, अलग क्यों किया गया है, आइए मैं आपको थोड़ा दूर से समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी सही होगा। आप लोग थोड़ा टाइम देकर आप इसको देख लीजिए। ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो, तीनों कॉलम है वो 9-9 इंच का है। उसके बाद ये 12 इंच का है, उसके बाद फिर ये 12 इंच का है। मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है लगभग 14 फीट के आसपास में आ रहा है। देखिए ये जो कॉलम है यहाँ पे, और ये जो कॉलम है लगभग 14 फीट के आसपास में इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो आ रहा है। वही अगर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेगा तो लगभग 11 फीट के आसपास में आ रहा है। तो अगर 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम लगाते हो आप, तो आपको मैक्सिमम दूरी 11 से 12 फीट तक आप दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम में 4 सरिया लगाते हो तो मैक्सिमम आप 11 फीट तक ले जा सकते हो। लेकिन दूरी यहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है ये दोनों कॉलम का साइज़ को बढ़ा दिया गया है, जबकि यहाँ पे दूरी कम है, इसलिए ये जो कॉलम है वो 9 इंच का ही रखा गया है। इस तरीक़े से ये लाइन में देखिएगा तो तीनों कॉलम सेम साइज़ का है। इसके बाद फिर वहाँ से लेकर वहाँ तक का दूरी बढ़ रहा है, फिर वहाँ पर भी देखिएगा साइज़ को बढ़ाया गया है। आसानी के साथ आप वहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसी तरीक़े से यहाँ से लेकर वहाँ तक फिर जो दूरी है वो ज़्यादा है, इसको लेकर यहाँ पे कॉलम का साइज़ डिसाइड है वो किया गया है। यहाँ पे जो निकला हुआ सरिया है इसको भी देखिए, जब आप बीम का काम करवाते हो, बीम का काम कराते हो तो वहाँ पे सरिया निकालना होता है ताकि आप सीढ़ी का काम करवा सकते हो। तो बीम से इस तरीके से आप जो सरिया निकालने का काम है वो करवा सकते हो। 12 mm का देखिएगा, तो यहाँ पे टोटल 7 सरिया का काम है वो किया गया है, निकाला गया है। सॉरी, एक और इधर सरिया है, ये देख सकते हो 8 सरिया के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। उसके साथ साथ एक कॉलम वाला सरिया आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो देख पा रहे हो 12 mm के सरिया के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। आने वाला दिन में इसको जब सीढ़ी बनाना होगा तो इसी सरिया को इससे मोड़ दिया जाएगा, और मोड़ने के बाद में यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण आपको किया हुआ दिखेगा। हालांकि आने वाला दिन में आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एक बात और देखिए कि ये जो बीम आप देख पा रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैं बहुत सारे वीडियो में बताता हूँ कि प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम क्या होता है। तो जो कॉलम से कॉलम तक जाता है, देखिए जो कॉलम से लेकर कॉलम तक जा रहा है वो हो गया आपका प्राइमरी बीम, और जो बीम से लेकर बीम में या फिर बीम से लेकर जो कॉलम में आता है वो होता है सेकेंडरी बीम। मतलब दोनों तरफ अगर कॉलम नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा सेकेंडरी बीम। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, इधर कॉलम नहीं है उधर कॉलम है, तो ये सेकेंडरी बीम है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया प्राइमरी बीम, जहाँ पर रेस्ट करता है बीम। ये देख सकते हो जो सरिया लगाया गया है। इस तरीके से आपको एल ज़रूर करवाना है। डेवलपमेंट लेंथ इसका जो है वो नाम है बोला जाता है। आम भाषा में मिस्त्री और ठेकेदार को अगर बात किया जाए तो इसे एल बोला जाता है। बोलने में भी काफ़ी आसान रहता है, इसलिए वो लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। एल इस तरीके से नीचे तरफ से किया गया है, फिर ऊपर तरफ मोड़ा गया है। इस तरीके से ये काम है वो किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भूकंप अगर आता है या जब यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा होता है तो दोस्तों ये तो अंदर में जाम रहता है, तो खुलने का जो चांसेस है वो कम रहता है। इसलिए कुछ इस तरीके से आपको एल प्रोवाइड ज़रूर करना चाहिए, इस तरीके से रिंग वगैरह के साथ में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, मिस्त्री ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे अच्छा काम किया गया है, लेकिन एक दो गलती अभी तक मुझे दिख गया है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो कभी भी आप
रिंग लगाते हो, अपने घर का काम करवाते हो, बीम में खासकर रिंग हमेशा ऊपर होगा। देखिए ये ऊपर है और एक तरफ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये रिंग लगाया गया, ये रिंग का जो हुक है ऊपर की तरफ है, देखिए यहाँ पे भी ऊपर की तरफ। तो एक तरफ हुक को नहीं रखना है, उसको घुमाना है। जैसे एक का ही हुक इधर आया, दूसरा का हुक इधर आएगा, फिर तीसरा का इधर आएगा, चौथा का उधर आएगा। तो मिस्त्री ने क्या किया है, देखिए कॉलम वाला ट्रिक यहाँ पे अपना लिया। इसका ट्रिक अलग है, ऊपर हमेशा आपको रहेगा ये रिंग, हुक ऊपर रहेगा, अल्टरनेटिव आपको बांधना है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिंग को देखिएगा नीचे की तरफ लगा दिया गया। देखिए ये हुक है वो नीचे की तरफ है, तो ये सरासर है वो गलत है। यहाँ पे भी देखिएगा तो नीचे की तरफ। मिस्त्री और ठेकेदार शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी काम में, जल्दीबाजी में। तो इस तरीके से नीचे की तरफ हुक आपको नहीं रखना है, ये आप देख सकते हो। कॉलम में आप भले उसको घुमा के बांधिएगा, लेकिन बीम में आपको हमेशा हुक को ऊपर रखना है। अल्टरनेटिव एक इधर एक उधर, इधर उधर, इस तरीके से आपको काम है वो करवाना है। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है वो देख पा रहे हो। ऑलमोस्ट बात किया जाए काम का, प्लिंथ लेवल तक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। मिट्टी भरने का काम बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी भरने का जो काम है बाकी है। इसे लोग बैक फिलिंग भी बोलते हैं। अगर इसमें आप सैंड डालते हो, मतलब मिट्टी डालते हो, तो सैंड फिलिंग बोलिएगा। और अगर आप उसमें मिट्टी डालते हो तो सॉइल फिलिंग बोलिएगा। अगर आप इसमें बालू डालते हो तो आप सैंड फिलिंग बोल सकते हो। डस्ट डालते हो तो डस्ट फिलिंग आप बोल सकते हो। और अगर एक भाषा में बोलना है आपको तो बैक फिलिंग बोलिएगा, मतलब भराई का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देख सकते हो। तो इस तरीक़े से यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है। आने वाले दिन में जैसे काम कंप्लीट होगा आप लोगों को तो स्टेप वाइज वीडियो में दिखाने ही वाला हूँ इस घर का। और अब तक का जो काम है आपको कैसा लगा बताइएगा। बीम का कास्टिंग भी आप देख सकते हो, 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास का साइज़ का यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है। और जो सारा बीम है सरिया आपने देखा था कि 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। वहाँ पे जो आपको कटाई वगैरह दिखा है तो वहाँ पे आपने ज़रूर गौर किया होगा कि 4-4 सरिया के साथ यहाँ पे बीम का काम है वो किया जा रहा है। कॉलम का संख्या मैंने बताया आपको 16 कॉलम। तो इस तरीक़े से यहाँ पे जो बीम का काम है वो किया जा रहा है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो अगर आप 2024 में कुछ इस तरीक़े से अपने घर के लिए काम करवाना चाहते हो, घर बनवाना चाहते हो, तो जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, या दोस्तों ये जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, कुर्सी लेवल तक का जो काम किया गया है, तो प्लिंथ बीम का जो पूरा कास्टिंग होगा उतना का काम करवाने तक और मिट्टी का काम करवाने तक, मतलब मिट्टी का इसमें भराई करवाने तक कितना का खर्चा आपका आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनका बनने वाला घर में आखिर कितना का खर्चा होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कोरोना के बाद काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, आपको भी पता है। हालांकि थोड़ा डाउन ज़रूर हुआ है पहले से, लेकिन अभी भी रेट है वो हाई ही है। तो अभी बनाना जो घर बनाने का जो काम है हर किसी का बात में अभी, मतलब हर किसी का बस में अभी नहीं है। तो सब लोग चाहते हैं घर बनाना, लेकिन कुछ कारणवश उनका काम रुका हुआ है। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि बालू की का जो किल्लत है अभी भी कहीं कहीं देखा जा रहा है। तो इसके चलते थोड़ा रेट अभी हाई हो चुका है। बात की जाए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए जो ढलाई तक का खर्चा आएगा, जो इस फर्श में जो मिट्टी डालने के बाद में जो उसको बैठाया जाएगा वहाँ तक का जो खर्चा आएगा, इसमें बैक फिलिंग तक का जो काम किया जाएगा वहाँ तक का लगभग 4.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन लेकर चला जा रहा है। और लगभग उतना ही खर्चा होने का इसमें अनुमान है। हालांकि पूरा मैं आपको खर्चा अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मिट्टी भरने का काम अभी बाकी है। लेकिन जो बताया गया कि अब तक इसमें जो खर्चा लग सकता है वो 4.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ सकता है, जैसा कि अब तक अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप काम करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, स्टेप वाइज भी करा सकते हो। अगर आपका बजट है वो कम है और चाहते हो आप घर बनवाना तो स्टेप वाइज में काम करवा सकते हो। जैसे कि पहले आप प्लिंथ लेवल तक का काम करवा सकते हो, फिर ब्रेक कर सकते हो, फिर कुछ महीने बाद आप लिंटल तक का काम करवाते हो, या फिर ब्रिकवर्क का काम करवाते हुए फिर छत का ढलाई करवाते हो, फिर कुछ दिन रुकते हुए घर का फिनिशिंग तक भी आप ले जा सकते हो। तो इस तरीके से आजकल ज़्यादातर लोग काम को करवा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का हेल्प के लिए डेली बेसिस पे निराला कंस्ट्रक्शन पे वीडियो आता रहा है और आने वाले दिन में भी आप लोग को देखने को मिलता रहेगा। इस घर का भी जो काम है स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि इसका स्टेप वाइज इसका काम कंप्लीट किया जाएगा। स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, कितना का खर्चा है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इतना काम कराना चाहते हो 1500 स्क्वायर फीट में, तो 4 से 4.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन लेकर आप चल सकते हो। 16 कॉलम के साथ ये बनता हुआ घर है और इस तरीके से आप कॉलम का अरेंजमेंट करते हो तो ईजिली इस टाइप का जो कॉलम है इसके साथ आप 2 तला तक ले जा सकते हो, क्योंकि कुछ कॉलम यहाँ पे 9 इंच बाई 9 इंच का ही दिया गया है। अगर सारा कॉलम 9 इंच बाई 12 इंच का होता तो 3 तला तक भी आप ले जा सकते थे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।